अब हमारी अगली सीरीज है रिसोर्स प्लानिंग। अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। अब हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे में क्यों पढ़ेंगे? ठीक है। सबसे पहले कि हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज हैं। ठीक है ना। उस रिसोर्सेज को हमको कंजर्व करना पड़ेगा, है ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपने प्रेजेंट जनरेशन के लिए उसके नीड्स को भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। ये रिसोर्स प्लानिंग ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके हम रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। इट इज ए वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो इंडिया जैसे कंट्री में, है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी रिसोर्सेज के टर्म में भी है, कल्चर के टर्म में तो है ही, लैंग्वेज के टर्म में है ही, है ना, फूड के टर्म्स में भी है, लेकिन रिसोर्स के टर्म्स में भी है। ठीक है ना। अलग क्वांटिटी, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन, कहीं रिसोर्स ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं रिसोर्स कम पाए जाते हैं। कोई रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में कहीं किसी रीजन में पाए जाते हैं, तो कहीं लो लो क्वांटिटी में पाए जाते हैं या लो क्वालिटी में पाए जाते हैं। तो वही एग्जांपल हम आगे देखेंगे कि वो कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे हमको गुड क्वालिटी और गुड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है ना। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर सम रीजन्स which can be considered as the self-sufficient in terms of availability of resources, है ना। कुछ रिसोर्सेज है जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि 3 एरिया है जो पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया का रीजन है। ये हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वो क्या है? मिनरल्स और कोल रिच डिपॉजिट में, है ना, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में रिच है ना। तो ये दोनों तो मिनरल्स और कोल दोनों रिसोर्सेस है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र गुजरती है, इसलिए वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज्यादा होती है। ठीक है ना। वाटर रिसोर्सेज की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है। ठीक है। तो हम बताए थे ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे आती है? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो कैसे हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे? ठीक है। अब वाटर तो है, लेकिन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। अब राजस्थान के पास देखें, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की रिसोर्सेज यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, बट यहाँ पे वाटर कम है। ठीक है ना। इसलिए राजस्थान क्या है? राजस्थान रेगिस्तान एरिया है। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज कम है, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी रिसोर्सेज का है। तो हमको इस रीजन को, जैसे वाटर रिसोर्सेज हमारे राजस्थान में कम है, तो वहां पे हमको वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट का मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, तो वहां पे हमको अलग रिसोर्सेज, जो अदर रिसोर्सेज है, वो पहुंचाने होंगे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है, तो वहां पे हमको वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है ना। किसी रीजन में डेफिशिएंट है रिसोर्सेज का, तो वहां पे हमको पहुंचाना पड़ेगा रिसोर्सेज। किसी एरिया में सरप्लस है, तो वहां से हमको दूसरे जगह भेजना पड़ेगा। ठीक है। इसी ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द सरप्लस रीजन टू द डेफिसिट रीजन, है ना, इसी को हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। ठीक है। तो इंडिया हैज a very rich cultural heritage but deficient in water, infrastructure and some other vital minerals। ठीक है। तो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है, वाटर वाटर में डेफिशिएंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट है, इसलिए हमको एक रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। किसके लेवल पे? नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, रीजनल लेवल में से स्टेट के अंदर कोई एक रीजन हो जाए, जैसे मारवाड़ी एरिया हो, गुजरात या महाराष्ट्र का सौराष्ट्र रीजन हो। ठीक है। वहाँ पर सूखा पड़ता है, तो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज को पहुँचाना जरूरी है। लोकल लेवल लेवल पे भी
जैसे कुछ एरिया होते हैं तो वहाँ पे हमको पानी पहुँचाने की ज़रूरत होती है, जैसे स्लम एरियाज़ ऑफ जो हमारे महाराष्ट्र के स्लम एरिया है वहाँ पे हमको वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंडिया में कैसे हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सबको मालूम है। ठीक है। कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप हमने फ्लो चार्ट बना के आपको दिया हुआ है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज एरिया की आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा एरिया रिसोर्स सरप्लस है। ठीक है ना? उसके इन्वेंटरी मतलब स्टॉक को मैनेज करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि कैसे वो रिसोर्सेज को हम एक दूसरे जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, है ना? जिसमें टेक्नोलॉजी का है ना यूज आएगा, अच्छे खासी यूज आएंगी। ठीक है। उसके बाद हम रिसोर्स मैचिंग करेंगे। ठीक है ना? कि किस रीजन में हमको उस रिसोर्स की जरूरत है। ठीक है ना? जिससे कि ओवरऑल नेशनल का डेवलपमेंट हो जाए नेशनल लेवल पे। ठीक है। जैसे राजस्थान को पानी की जरूरत है तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में पानी की रिसोर्सेज ज्यादा है, तो हम उसको केनाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके वहां से पहुंचाए जा सकता है। ठीक है ना? तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी इंडिया चला रही है, इंडियन गवर्नमेंट, जिससे कि ना जो वाटर है सरप्लस रीजन टू डेफिशिएंट रीजन पहुंच जाए। ठीक है। वही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है ना? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान एंड ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना पड़ेगा, रिसोर्सेज कहाँ है और हमारे नेशन के लिए कौन सा रिसोर्स इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इंडिया ने बहुत सारे इफर्ट यहाँ पे लगाए हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च की गई थी जहाँ पे हमारा ये गोल था कि रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लाई गई थी इंडिपेंडेंस के बाद। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज the availability of the resources is necessary condition for the development of the resources। एक्चुअली हम बता चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, डेवलपमेंट किसका फंक्शन है, रिसोर्स का फंक्शन है ना। लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसमें हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? है ना? जैसे रिसोर्स जिस एरिया में ज्यादा होगा उस एरिया में डेवलपमेंट कम होगा, जिस एरिया में रिसोर्स कम होंगे उस एरिया में डेवलपमेंट कम होंगे, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है। द रिसोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इज द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, है ना। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन में हिंडर्ड डेवलपमेंट, है ना। अब रिसोर्सेज हैं हमारे पास, है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं है तो क्या होगा, डेवलपमेंट हमको नहीं होगा, है ना। डेवलपमेंट का अच्छा तरीके से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें ये टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन अच्छी नहीं है तो वो डेवलपमेंट में बाधा प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम हिंडर बोलते हैं, हिंडर डेवलपमेंट। ठीक है। there are many region in our country there are many region in our country, है ना, that are rich in resources but economically backward region। ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ रीजन्स हैं, जैसे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ठीक है ना? वहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है लेकिन बहुत वो पिछड़ा रीजन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स तक नहीं है जिससे कि हम लोग रिसोर्स को ट्रांसफर कर सके। लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है ना, लेकिन, है ना, रिसोर्सेज कम है लेकिन, है ना, डेवलपमेंट ज्यादा है।
ठीक है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, है ना, कुछ रीजन हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो डेवलप्ड रीजन है, बट वहाँ पे रिसोर्सेज कम है। ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कुछ पुराने रीजन्स के। ठीक है ना, कैन, है ना, कुछ जो अंग्रेज जो आए थे उनको रिसोर्स ही ने, है ना, अट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स कभी कभी क्या होता है कि किसी दूसरे मतलब किसी भी देश को गुलाम बना सकते हैं रिसोर्स की वजह से। जैसे हिस्ट्री देखें इंडिया का, द हिस्ट्री ऑफ colonization रिवील दैट rich resources in the colonies, ठीक है, were the main attraction for the foreign invaders। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या था, टी की प्रोडक्शन अच्छी थी। ठीक है ना, इंडिया के रिसोर्सेज अच्छे थे, है ना, गोल्ड में भी अच्छे थे इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कॉटन में भी अच्छा था। ठीक है, इंडिगो में भी अच्छा था। कुछ रीजन से कुछ रिसोर्सेज इंडिया में है जिसको ब्रिटिश को वो अट्रैक्ट किया कि वहां पे चलते हैं और वहां से ये चीजें हम लेके आएंगे, और धीरे धीरे ट्रेड ट्रेड करते करते वो पूरे कॉलोनी बना लेते हैं और देश पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है ना, इट was primarily the higher level of technological development of the colonizer country that helped the country to exploit the resources of the other resources and establish their supremacy over their colonies। ठीक है ना, अब क्या था, ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी थी, ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करती थी, एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन। ठीक है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए वो रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाए, इसलिए अंडर डेवलप्ड रह गए या डेवलपिंग हो रहे हैं धीरे धीरे, और डेवलप भी हो जाएंगे कभी ना कभी। ठीक है, therefore resources can contribute to the development only when they are accompanied by the technology and institution। ठीक है, जो ये मैंने यहाँ पे पहले बताया हुआ है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट में तभी काम आएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हो। ठीक है ना, और वो उसको कौन यूज कर सकता है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, तीनों इंटरलिंक्ड है किसके थ्रू, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू। ठीक है, therefore in india therefore in india the development in general, है ना, resource development in particular region does not involve the availability of the resources but also the technology quality of human resources and the historical experience of the people। ठीक है, अब इंडिया में बस ये नहीं है कि जिस एरिया में रिसोर्सेज ज्यादा वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो वो रीजन डेवलपमेंट करता है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी अच्छी होगी, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे, मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी का यूज करना जानते हैं होंगे, वहीं पे रीजन क्या होगा, डेवलप करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि कैसे अब रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। ठीक है, रिसोर्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिसोर्स आर द फंक्शंस ऑफ मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ रिसोर्सेज। बात करें, अब इसी को हम लोग क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का, है ना, इरेशनल कंजम्पशन करें, मतलब इरेशनल मतलब फालतू का यूज करें उसको, तो क्या होगा, है ना, इट मे लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम होगी कि सोसाइटिकल प्रॉब्लम होने लगेगी, सोसाइटी में हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कम हो जाएगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हो जाएगी, नौकरी लोगों को नहीं मिलेगी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहां से आगे, है ना। अब पेड़ पौधे ज्यादा काटे जाएंगे क्योंकि सारा जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो इंसेक्ट्स हैं, ये सारे इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, अब एक कोई डिस्टर्ब करे, है ना, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो इन्वायरमेंटल डैमेज होने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है, इवन होगा ही। ठीक है,
To overcome this problem, resource conservation at various level is important. ठीक है ना? तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको रिसोर्स कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है और सारे लेवल पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो इसलिए गांधी जी जो हमारे थे, है ना, उन्होंने इस कंसर्न को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल पे उन्होंने उठाया। ठीक है ना? उन्होंने अपने वर्ड में क्या, देयर इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रेड। मतलब गांधी जी ने बोला ये कि, है ना, कि इतना है ना, नेचर ने हमको इतना रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं जिससे हमारी जो नीड है, बेसिक नीड है, वो पूरी हो जाए, लेकिन हमारी जो लालच है ना, ज्यादा की, वो पूरा नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? ही प्ले द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल द एक्सप्लॉइटिंग नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी द रूट कॉज, है ना, उन्होंने बोला कि जो जो लालची पीपल है, ठीक है ना, जो सेल्फिश पीपल है ना, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइजेशन करती है, एक्सप्लॉइट करती है, वही मेन रीजन है रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने पे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है ना? इसलिए वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के खिलाफ थे। ठीक है ना? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है कि पूरे रिसोर्सेज का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। इसलिए गांधी जी ही वाज अगेंस्ट the mass production and wanted to replace it with the production by the masses। ठीक है ना, प्रोडक्शन बाय द मासेस। प्रोडक्शन बाय द मासेस क्या, वो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, हर गांव में एक छोटी छोटी इंडस्ट्री है ना जो खादी से रिलेटेड थी, उसका वो प्रोपगेट करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में क्या काम किए गए थे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एक रूम की क्लब होती है, ठीक है ना, जो रिसोर्सेज के ऊपर काम करती है ना। उन्होंने बोला कि अब हमको रिसोर्स कंजर्वेशन करने की जरूरत है ना। तो 1968 में उन्होंने मिला, वो लोग मिले और रिसोर्स कंजर्वेशन का एक प्लान के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। Subsequently, in 1974, Gandhi's philosophy was once again presented by the Schumacher, है ना, in his book Small is Beautiful। ठीक है ना? अब गांधी जी का फिलोसफी क्या था, प्रोडक्शन बाय मासेस। ठीक है ना, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस, लो प्रोडक्शन करे, ना कि टेक्नोलॉजी या मशीन या बड़ी बड़ी फैक्ट्री प्रोडक्शन करे। ठीक है ना, सबको इससे रोजगार भी मिलेगा, है ना, सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, along with the रिसोर्स कंजर्वेशन भी होने की संभावना रहती है, गांधी जी बोले थे, है ना। अब वहां पे, है ना, द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन द ग्लोब वाज मेड बाय द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है ना? अब यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं किए गए। 1974 में, है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में गांधी जी की फिलोसफी को मेंशन किया गया, है ना। 1987 में ब्रटलैंड कमीशन लेके आया गया। ठीक है ना, उसकी एक रिपोर्ट आई, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ठीक है, अब वही बात की कि हाँ, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई करें विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन रिसोर्सेज। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक ना, ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक हमारे बुक में आया, आवर कॉमन फ्यूचर में। ठीक है, और दूसरा तो हम लोग रियो समिट पढ़ ही चुके हैं ब्राजील में 97 1992 में।